नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। खालिस्तानी आतंकी की मौत पर भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। जी न्यूज के पास खालिस्तानी आतंकी निज्जर और पन्नू के डोजियर की वो कॉपी मौजूद है जिसमें दोनों की क्राइम कुंडली का पूरा डिटेल भारत सरकार ने कनाडा से साझा किया था। बताया था कि देख लो कनाडा की जमीन पर बैठकर कैसे खालिस्तानी आतंकी भारत विरोधी काम कर रहे हैं, भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिशें रच रहे हैं। सोचिए, निज्जर पर भारत ने 2018 में ही कनाडा को सबूत दे दिए थे, लेकिन ट्रूडो और उनके लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि खालिस्तान समर्थक पार्टी के दम पर ही ट्रूडो की सरकार बची हुई है और इसीलिए ट्रूडो ने सत्ता बचाने के लिए आतंक से गलवहियां करने से भी परहेज नहीं की। लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम भी इस बार उनकी सत्ता नहीं बचा पाएगा और हमारे पास ऐसा कहने के पीछे है कनाडा में कराया गया एक सर्वे में लोगों ने विपक्ष के नेता पियरे को ट्रूडो से ज्यादा नंबर दिए हैं। सर्वे के मुताबिक 40% लोग विपक्ष के नेता पियरे को पीएम पद के तौर पर देखना चाहते हैं, जबकि सिर्फ 31% लोग ट्रूडो के पक्ष में हैं। इतना ही नहीं, सर्वे कहता है कि 60% लोग ट्रूडो को दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं। मुश्किल सिर्फ इतनी ही नहीं है, कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी ने भी ट्रूडो की बिना सबूत भारत को घेरने वाली हरकत पर उन्हें घेरा। एबी ने कहा कि इंटरनेट पर फैली जानकारी के आधार पर ट्रूडो भारत पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि उनके पास कोई ठोस जानकारी है ही नहीं। विपक्षी नेता भी पहले से ही ट्रूडो पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि ट्रूडो अभी भी इस बात पर अड़े हैं, उनके पास सबूत हैं और भारत उनकी मदद करे। यानी आतंकी की मौत पर ट्रूडो को खा जाएगा खालिस्तान। क्या खालिस्तानी वोट के लिए ही ट्रूडो भारत पर चोट कर रहे हैं? आखिर क्या होगा ट्रूडो की इस हरकत का भविष्य? करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। To India, Canada has shared the credible allegations that I talked about on Monday with India. We did that many weeks ago. We are deeply concerned about the allegations that Prime Minister Trudeau has raised. We have been consulting throughout very closely with our Canadian colleagues. And not just consulting, coordinating with them on this issue. And from our perspective, it is critical that the Canadian investigation proceed. Prime Minister Trudeau, I think, has made a huge mistake. He has made allegations in a manner which he hasn't been able to back, in which case he needs to explain why his government was sheltering a terrorist with blood on his hands. The maturity and calmness required to ensure that no lasting damage is done by this current controversy. तो देखिए, क्या खालिस्तान ट्रूडो को खा जाएगा? क्या जिस तरह से खालिस्तान का प्रेम जस्टिन ट्रूडो दिखा रहे हैं, इससे आने वाले दिनों में उनकी सत्ता भी खतरे में पड़ सकती है? इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरजीत सिंह, शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता हमारे साथ में है। वीरेंद्र वशिष्ठ, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ में है। दीपक बोहरा जी, पूर्व राजनयिक के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल अश्वनी शिवाज, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल मैं यहां पर हरजीत सिंह भुल्लर जी आपसे लेना चाहूंगा। आखिरकार कनाडा के प्रधानमंत्री जब उनके पास कोई सबूत नहीं है, वो क्यों बार बार ऐसे झूठे और अनर्गल आरोप भारत के ऊपर लगा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की जो पॉपुलैरिटी थी वो डे बाय डे माइनस होती जा रही है। पिछले दिनों में एक मॉल के अंदर उनको लोगों ने घेरा भी, जहां से उनको बड़ी मुश्किल से निकल के जाना पड़ा और रोज उनको सवाल पैदा हो रहे हैं क्योंकि हाउसिंग की प्रॉब्लम है वहां पे, हेल्थ सिस्टम की वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन इंक्रीज होगी लेकिन हेल्थ सिस्टम बढ़ा नहीं है इनके टाइम में, और महंगाई जो है वो बिल्कुल सिर चढ़ के बोल रही है वहां पे।
जो स्टूडेंट्स वहां पे गए हैं उनके रहने का कोई सिस्टम नहीं है, वहां पे कोई हॉस्टल्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है वो बैकफुट पे थे इस बात के ऊपर। और एक जिसको कहिए कि उनको एक बहाना चाहिए था, वो बहाना मिला। और क्योंकि अराउंड 22% जो वोट है वहां पे, जिससे 24-25 सीटें जो हैं एक अलटने धड़े की वहां पे आती हैं और जिसको साथ मिलकर के ये सरकार बनाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने ये पत्ता खेला है। पर मैं यहां पे एक चीज बोलूंगा, मेरे बड़े भाई आरपी सिंह जी बैठे हैं यहां पे भी, मैंने माना कि वहां पे कुछ लोग जो हैं वो गलत हैं। वहां पे जो लोग वहां पे कह लो भी खालिस्तान की बात करते हैं, जहां उनके झंडे लेके चलते हैं, जहां हमारे जो वहां पे एम्बेसीज है उनके बाहर में धरने भी देते हैं, लेकिन उनकी वजह से जो वहां पे स्टूडेंट गए हुए हैं, जो वहां पे एनआरआईज हैं जिनकी वहां पे सिटीजनशिप हुई है, उन लोगों की यहाँ पे जमीनें भी हैं, घर भी हैं, माँ बाप भी कई लोगों के रहते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार भी यहाँ पे रहते हैं, उनकी सजा सब लोगों को क्यों, सब लोगों के साथ में मतलब एक ही तराजू में तोल के क्यों देखा जाए? क्यों सब लोगों के ऊपर जब एक वो तलवार लटका दी गई वीजा को लेकर के, वो नहीं होना चाहिए था। आज मुझे ये लगता है कि जो हमने 1947 में एक चीज फेस की कि हमारे कुछ परिवार पाकिस्तान में रह गए, कुछ परिवार जो है वो हिंदुस्तान में आ गए, जहां रह गए, लेकिन अगर यही चीज चली तो कहीं आने वाले समय में ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ एनआईए ने भगौड़े खालिस्तानी हिंदुस्तान में रह जाएंगे। पन्नू की प्रॉपर्टी को जब्त किया है। एनआईए ने भगौड़े खालिस्तानी आतंकी, ये स्टेप जो है बहुत पहले लेना चाहिए था। जी चलिए मैं आरपी सिंह जी से अगला सवाल लेता हूं। आरपी सिंह जी। पांडे जी मैं इसको एक मैं कंप्लीट कर लेता हूं। जल्दी से जो आज प्रॉपर्टी पन्नू की कैप्चर की गई है, ये चीजें जो थी पहले हो जानी चाहिए थी, बजाय इसके कि सब लोगों को एक तराजू में तोड़ने के, सब लोगों के वीजा के ऊपर क्वेश्चन मार्क करने के, सारे पंजाबियों को या सिखों को एक तरफ रखने के और उनका एक जो चेहरा है वो एक सबका एक जैसा दिखाने के, ये चीजें पहले होनी चाहिए थी, ये 10 साल के अंदर हो जानी चाहिए थी। और पन्नू को तो हिंदुस्तान की जेल में किसी में डाल देना चाहिए। आरपी सिंह जी ये सवाल मेरा आपसे कि आखिरकार कनाडा के प्रधानमंत्री को क्या हो गया है? वो इतनी अनर्गल बातें, इतनी बेबुनियाद बातें क्यों कर रहे हैं? और वहां पर उनके विपक्षी दलों के नेता भी उनसे लगातार यही सवाल पूछ रहे कि आखिरकार बिना सबूत के ऐसे आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं ट्रूडो? देखिए बुल्लर साहब ने बहुत ठीक बात बताई है आपको कि उनकी मजबूरी है, उनको सरकार में सत्ता में बना रहने का जो लालच और जो लालसा है वो उनको ये सब करने के लिए मजबूर कर रही है। कुल मिलाकर 338 जनों का हाउस है वहां पर, 157 इनके पास है, 25 इनको जगमीत सिंह की जो पार्टी है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट उसका सपोर्ट लेना पड़ता है। अब जगमीत सिंह का ओपन एजेंडा है, वो खालिस्तानियों को समर्थन करते हैं, खालिस्तान की बात करते हैं। अब जब ट्रूडो साहब यहाँ पर आए तो उन्होंने एक करारनामा साइन किया जो कि G20 का जो डिक्लेरेशन था, जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया, उसका अगर मुझे ठीक याद है पन्ना नंबर 27 कॉल नंबर 72 और 73 में स्पष्टता से लिखा गया कि हम किसी प्रकार के भी आतंकी जो मामले हैं उनको अपने समर्थन नहीं देंगे, किसी प्रकार के आतंकी संगठनों को अपनी छूट नहीं देंगे, ये सब उसमें लिखा गया साइन, और ना ही उनकी कोई आर्थिक मदद होने देंगे, ये सब लिखा उसमें। तो उसके बावजूद भी पन्नू जैसा व्यक्ति वहां पर खड़े होकर ओपनली धमकी देता है और कहता है कि यहाँ से जो कैनेडियन हिंदू है वो भाग जाए यहाँ से। अब उन कैनेडियन हिंदू में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गुरु घर को मानते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, वो वहां पर जो गुरुद्वारे वहां जाते हैं। वो अब दिखता है कि ये सरकार कितने दबाव में कि एक व्यक्ति ओपनली कैनेडियन को धमकी दे रहा है। एक सेकंड दीजिए पांडे साहब, वो कैनेडियंस को धमकी दे रहा है। इसी प्रकार का मामला आज से कोई 40 साल पहले हुआ था, सन 1985 में 80 के अंदर वहां पर खालिस्तानी थे जो कि ओपनली खालिस्तान को लेकर प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाते थे। भारत की सरकार ने लिखकर भेजा कि ये लोग सब लोग खालिस्तानी हैं, इनको कृपा करके हमारे पास भेज दीजिए। वहां की सरकार ने कोई चिंता नहीं करी, उस बात की कोई बात नहीं करी। वो 1985 आते आते जब जो ट्रूडो के पिताजी जब वहां के प्रधानमंत्री थे, उस समय बम ब्लास्ट हुआ, एक हवाई जहाज उड़ा, 300 लोग मारे गए, 268 जिसमें कैनेडियन थे। जबकि भारत की सरकार लगातार वार्निंग दे रही थी कि इस प्रकार के लोग आपके यहाँ हैं जो हमारे को भी तंग करें, क्योंकि उसमें कुछ लोग हिंदुस्तानी भी मारे गए। अंतगतवा जब उनको यह कहा गया कि अच्छा आपके यहाँ ये हत्याएं हो गई, इनके हथियारों को आप दिल्ली जरा भेज दीजिए, तब भी मना कर दिया। तब भी एक बहुत फ्लिमसी सा ग्राउंड बनाकर कि आप महारानी की सत्ता में विश्वास नहीं करते, इसलिए हम आपके पास लोग नहीं भेज सकते।
आज भी जस्टिन ट्रूडो क्या कह रहे हैं, एक मिनट देखिए, क्रेडिबल एलिगेशन, एक क्रेडिबल एलिगेशन की बात कर रहे हैं। अब हमारी समझ में आता नहीं कि आप डिप्लोमेसी क्रेडिबल एलिगेशन की विषय कब और कैसे चला सकते हैं जी। एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कह दूं, मेरा एक क्रेडिबल एलिगेशन जो मेरी जानकारी में वो आज आपको शेयर कर रहा हूं। आज से 1 साल पहले बता देंगे आपको बुल्लर साहब कि रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या हुई कनाडा के अंदर। वह रिपुदमन सिंह मलिक वो था जो उस कनिष्का का जो हवाई जहाज उड़ाया गया, उस बम कांड में वो इन्वॉल्व था। उसको छूट वहां से वो बरी हो गया। बरी होने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ। कोई 2 साल पहले वो भारत आया, भारत की सार्वभौमता में उन्होंने विश्वास जताया कि मैं भारत में विश्वास जताता हूँ, खालिस्तान का विरोध किया। वो निज्जर का साथ ही था। अब जो मेरे पास मेरा क्रेडिबल एलिगेशन ये है कि निज्जर ने उसकी हत्या कराई रिपुदमन सिंह मलिक की, और रिपुदमन सिंह मलिक के जो लोग हैं उन्होंने निज्जर की हत्या कराई। चलिए आरपी सिंह जी, लेकिन भुल्लर जी ने ये सवाल पूछा था कि सभी को एक तराजू में क्यों तौला जा रहा है? कहां तोला जा रहा है? एक मिनट, कहां भुल्लर साहब ने कहा था, मैं उन्हीं का सवाल आपसे जवाब लेना चाह रहा हूं जी। मैं उनके सवाल का जवाब, उनके कंसर्न भी समझ रहा हूं और चिंता भी समझ रहा हूं। आज पंजाब के लोगों की चिंता भी है कि कैसे जो लोग वहां पर हैं, जो सिटीजन है वहां पर, और उनके कुछ परिवार के लोग यहाँ पर भारत के सिटीजन है, उनका आवागमन बना रहे। तो आप बताइए, जो हालात वहां पर है, वहां पर जो हमारे राजनयिक है उनके पोस्टर निकाले जा रहे हैं कि इनकी हत्या कर दी जाए, ये हत्यारे हैं, इनकी हत्या कर दी, ऐसे पोस्टर निकाले जा रहे हैं। अब इस स्थिति के अंदर कौन सा राजनयिक है जो अपनी जान हथेली पर रखकर आपको वीजा इशू करेगा? तो अपेक्षा करते हैं कि जो लोग वीजा चाहते हैं वहां पर भारत आने के लिए, कैनेडियन जो सिटीजन बन चुके हैं भारतीय जाकर, वो जो वीजा चाहते हैं वो जरा खुलकर आए ना वहां पर, इन गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसों के खिलाफ खुलकर आए, तो हमारे लोगों को थोड़ा साथ बनेगा वहां पर। देखिए आरपी सिंह जी, आपने बात रखी। मैं कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र वशिष्ठ से अगला सवाल लेता हूं। वीरेंद्र वशिष्ठ जी, भारत सरकार ने अब तक जो भी कदम उठाए, क्या कांग्रेस पार्टी उससे संतुष्ट है? क्योंकि भारत सरकार ने बिल्कुल कड़ा संदेश कनाडा को दिया कि खालिस्तानियों पर एक्शन लीजिए और बिना सबूत इस तरह के बेबुनियाद आरोप मत लगाइए। भारत ने कनाडा के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। विशाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और विदेश में बैठे सब हिंदुस्तानियों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया है कि टेररिज्म के खिलाफ हम खड़े हुए हैं और हम भारत के संप्रभुता के खिलाफ कोई भी व्यक्ति होगा, हम उसके साथ नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सरकार जो डिप्लोमेटिक ये हुई है, इसके बाद जो हमारी जो पीपल्स विद कैनेडियन पीपल और इंडियन पीपल्स की जो टाई है वो कमजोर ना पड़े। जो हमारी दोस्ती है, इस सब विवाद के जल्दी से जल्दी हमें अपना संवाद स्टार्ट करना चाहिए डिप्लोमेटिक रूप से, और जहां भी कोई गलतियां हो रही हैं उनको खत्म कर भारत के हर नागरिकों की, आपको पता है कि कितने स्टूडेंट्स वहां गए हुए हैं, प्रत्येक भारतीय की रक्षा करना और प्रत्येक भारतीय के लिए को मदद देना, ये हमारी आज प्राथमिकता होनी चाहिए। और आतंकवाद के लिए, आतंकवाद के खिलाफ हैं और हम सरकार के स्टैंड के साथ हैं। वीरेंद्र जी, 1 सेकंड के लिए मैं आपको टोक रहा हूं। आप कह रहे हैं जो गलतियां हुई हैं उसको ठीक किया जाए, आपने ये लाइन इस्तेमाल किया। क्या गलतियां हुई हैं? आप किस गलती की बात कर रहे हैं? विशाल जी, मैं गलतियां, आपको एक चीज समझना चाहिए कि इस समय जो विवाद हुआ है उसमें संवाद जरूरी है। मैंने 6 लाइनें जो इतनी अच्छी बोली उनको आपने नहीं पिक किया। आपका कोशिश देखिए, फिर यही होता है, हमारी कोई कोशिश नहीं है, हम भारत के साथ खड़े हैं रहना चाहिए। और मैं वही कह रहा हूं वीरेंद्र वशिष्ठ जी, जो आपने बोला मैं उसी पे आपके स्पष्टीकरण चाह रहा हूं। के लोगों के लिए कह रहे हैं वशिष्ठ साहब, जो आपने बोला मैं उसी बात पर आपका स्पष्टीकरण चाह रहा हूं। मैं बता रहा हूं जी, आज क्या है, ये डिप्लोमेटिक रूप से ही पता चलेगा। वो कह रहे हैं कि हमने इंफॉर्मेशन दे दी, ये कह रहे हैं हमें मिली नहीं। तो आपको अपने संवाद को स्थापित कर हर भारतीय की सुरक्षा करना भारत की सरकार का प्रथम फर्ज है। और आप और हम सब मिलकर इस चैनल के माध्यम से अपील करें, किसी भी फिरका प्रस्त की बातों में ना आए। कोई भी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के संविधान के साथ हमें चलना है। कोई भी भारत माता की तरफ देखेगा तो
भारत उसके खिलाफ खड़ा रहेगा और उसको करारा जवाब देगा, चाहे कोई भी हो। आप मेरे शब्दों को सुन लिया होगा ना आपने? जी मैंने सुन लिया। तो आप यानी भारत सरकार जो अब तक कदम उठा रही है, आप उससे संतुष्ट हैं? आतंकवाद हमने, भैया विदेश नीति सांझी होती है, वो किसी पक्ष और विपक्ष की नहीं होती, वो सांझी होती है। मैं भारत की बात कर रहा हूं, भारत सरकार की बात कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। भारत सरकार जो कदम उठा रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? भारत, विशाल पांडे, मैं कह रहा हूं कि आप क्यों पूछ रहे हैं? हर भारतीय भारत सरकार के फैसले के साथ है। मैं आपकी पार्टी का जानना चाह रहा हूं। हर भारतीय, फिर आप आ गए ना। मैं वही कह रहा हूं कि आप लोग डिबेट को इधर से उधर ले जाना चाह रहे हैं। आप इसमें देश की ये वीरेंद्र वशिष्ठ जी, वीरेंद्र वशिष्ठ जी, मैं यही जानना चाह रहा हूं, आप भारत सरकार के, हर भारतीय, वीरेंद्र वशिष्ठ जी, भारत सरकार के जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? अपने कान खोल के सुन ले वीरेंद्र वशिष्ठ जी, मैं कान खोलकर सुन रहा हूं, ध्यान से सुन रहा हूं। विशाल पांडे, कान खोल के सुन ले। हर वीरेंद्र वशिष्ठ जी भारत सरकार के साथ है। भारत माता की तरफ कोई भी कुछ देखेगा तो उसके खिलाफ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कम से कम देखिए देश हित के मुद्दों पर आप साथ दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यहां सरकार के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। कह रहा हूं सांझी, बिल्कुल वीरेंद्र वशिष्ठ जी, अगर इस मुद्दे पर आप सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये भारत की कूटनीति, भारत की विदेश नीति से जुड़ा मामला है, तो ये अच्छी बात है। मैं दीपक बोहरा जी से अगला सवाल लेता हूं। भारत हैं हम सब, पहले भारतीय हैं। बिल्कुल, सब पहले भारतीय हैं, बाद में सब अलग हैं। बिल्कुल। दीपक बोहरा जी, जो मौजूदा हालात भारत और कनाडा के बीच बने हुए हैं, जो राजनयिक संकट दिखाई दे रहा है, उसमें आपको क्या लगता है आगे क्या होगा, और जो कदम अब तक सरकार की तरफ से उठाए गए हैं वो कितने प्रभावी हैं? आभारी हूं सर, आपने मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का, जो केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में छाया हुआ। और आप तो हमारे सर्वश्रेष्ठ एंकर हैं। आपके जो बाकी सहयोगी हैं, मेरे सहयोगी जो आपके पैनल पर हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जनरल सिवाज साहब भारत के सर्वश्रेष्ठ सिपाही हैं, तो उनको भी नमस्कार करता हूँ। सर, आपका प्रश्न ये है कि इस समय क्या हो रहा है। अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो सर 2004 की एक पुस्तक है, अगर आपको कहीं से मिल जाए ज़रूर पढ़िएगा, मेरे पास थी। उस किताब का नाम है कोल्ड टेरर, किस तरह से कनाडा दुनिया का सेंटर बन रहा है टेररिज्म में, और किस तरह से वो आतंक को एक्सपोर्ट कर रहा है। 2004 की ये किताब है। तो उसने जिक्र भी किया था कनिष्क एयरलाइंस का जो एक्सप्लोजन हुआ था, जो उस वक्त तक सबसे बड़ी आतंकी घटना थी पूरी दुनिया में। उसके बाद 9/11 हुआ। कनाडा के बारे में सर 3 चीज़ें बता देता हूँ, तब आपको शायद समझ आएगा क्या होता है। एक होता है सेल्फ परसेप्शन। तो कैनेडियन से सोचते हैं, अरे हम तो इतने अच्छे नन्हे से दूध पीते हुए बच्चे हैं, यहाँ पे तो उनके प्रधानमंत्री बेटा कोई आतंकी है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, हम तो इतने अच्छे लोग हैं। दूसरा क्या है सर, उनके कानून बहुत कमज़ोर हैं। वहाँ पर मुझे बताया गया था जब मैं वहाँ सर्विस करता था सर, कि आप जाइए बॉर्डर इमिग्रेशन वाले को कहिए, देखिए साहब मैं आतंकी हूँ, मैंने बहुत से लोगों को मारा, लेकिन अब मैं बदल गया। अच्छा बदल गया ना, चलो आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहते थे ये वहाँ के कानून है। सर जब मैं पोस्टेड था तो LTT का तो नाम आप जानते हैं ना, लंकन टाइगर्स का सर, उस समय वो कनाडा में उनका बहुत बड़ा गुट था। वो पैसे इकट्ठे करके भेजते थे, हथियार भेजते थे। कई बार मैं उनसे पूछता था कि आपको कोई रोकता नहीं है? कहते कैसे रोकेंगे, क्योंकि हम लोग एक जॉइंट गुट की तरह, जहां सारे तमिल्स रहते हैं कनाडा में, हम वोट करते हैं इकट्ठे, ब्लॉक वोटिंग, और कोई भी पॉलिटिशियन हमारी मुखालफत नहीं कर सकता, बल्कि हमारे पैर छू के कहते हैं मुझे इलेक्ट करो। तो बोले कि कनाडा की जो एंटी टेररिज्म पॉलिसी है और जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उनके बीच में यह कॉन्फ्लिक्ट है। और तीसरी चीज कनाडा के बारे में सर, उनका एक ही लैंड बॉर्डर है। हमारे तो कई सारे हैं अमेरिका के साथ, 6500 किलोमीटर का। वो अब एक टेरर पोर्टल बन चुका है, वहां से बहुत से लोग जाते हैं। तो इस पुस्तक में उन्होंने ये लिखा, अगर कनाडा सुधरेगा नहीं तो एक दिन वो बम फटेगा जो पूरे कनाडा को तहस नहस कर देगा। इसीलिए सर बब्बर खालसा का नाम आप जानते ही हैं, एक बहुत बड़ा आतंकी संगठन था। तो क्या किया था सर कनाडा में, सुन लीजिएगा, बड़ी दिलचस्प बात है, उनको चैरिटी के नाम पे रजिस्टर किया था। हाँ। सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब मलेशिया में था, सिंगापुर जाते थे, मैदान में क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बब्बर खालसा को कनेडियन सरकार कहती थी तुम बाहर जाके खून बहाओ, हम आपको टैक्स एग्जेम्पशन देंगे। अब ये पॉलिसीज नहीं चलती हैं। ये जो लड़का है जिसने क्रेडिबल एलिगेशन की बात की है, ये डिप्लोमेटिक टर्म नहीं है, अंग्रेजी भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता। वैसे तो मेरे पास भी क्रेडिबल एलिगेशन है कि हमारे स्निफर डॉग्स ने एयरपोर्ट पर ढूंढ लिया था कि कोकेन थी,
इसके बैगेज में, और फिर अपने होटल रूम में इसके साथ जो इसका पार्टनर था उसके बारे में भी क्रेडिबल एलिगेशन है। क्रेडिबल एलिगेशन ये भी है कि श्रीमती ट्रूडो क्यों छोड़ के चली गई इसको, ये भी क्रेडिबल एलिगेशन है। तो यहां तो सबूत पेश करे, सबूत इसके पास नहीं है। आखिर में सर ये बुरी तरह फंस गया है अहंकार में। कनाडा चाहता है दुनिया की हाई टेबल पर बैठना, कनाडा की वो क्षमता नहीं है, वो पावर नहीं है कि वो दुनिया की हाई टेबल पर बैठे। इसने अपने संबंध चीन के साथ बिगाड़ लिए, रूस के साथ बिगाड़ लिए, अमेरिका के साथ भी इसके संबंध ठीक नहीं है, और फिर जो चौथी महाशक्ति आज दुनिया में है भारत, उसके साथ भी इसने खराब कर दी। तो अगर बिल्कुल आपने बहुत विस्तार से समझाया वोरा साहब कि आखिरकार कनाडा कैसे अपने अहंकार में चूर होते जा रहे हैं ट्रूडो, और किस तरह के गलत और अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अगला सवाल मेरा मेजर जनरल अश्वनी श्रीवास्तव साहब से, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जनरल साहब, सवाल यही है कि कनाडा आखिरकार क्यों खालिस्तानियों को इतनी शह दे रहा है? क्या आपको लगता है कि आईएसआई पूरी तरह से एक्टिव है कनाडा में, कनाडा की जमीन का इस्तेमाल आईएसआई कर रही है खालिस्तान के लिए, ताकि भारत विरोधी तत्वों को वो वहां पर उभार सके? हाँ बिल्कुल, देखो विशाल, ये बहुत अच्छा पॉइंट अभी तक मिस हो रहा था कि आईएसआई इसके अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व, जो उनका के डेस्क है वो ऑपरेट कर रहा है, उसको मालूम है कि यहाँ से अगर आप एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा करेंगे, खालिस्तान मूवमेंट को सहारा देंगे, उससे बहुत प्रभाव पड़ेगा, और हुआ भी। ये सच्चाई है कि जो आज सिख हैं वहाँ पर 7.7 लाख, ऑलमोस्ट अबाउट 8 लाख हैं, और 2.1% बनते हैं। और ये भी सच्चाई है कि ये वोट जो करते हैं, इकट्ठी करते हैं, तो जो 12 सीट हैं उस पर इसका तबका से बड़ा इन्फ्लुएंस है, इसीलिए ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो चुका है। अगर आज आप जस्टिन ट्रूडो को देखें, उसकी जो अभी लिबरल पार्टी है वो माइनॉरिटी में है, और वो साथ लिया उसने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का जगमीत सिंह का, जो कि एक नॉन टेररिस्ट है। तो जब उनको अपने पॉलिटिकल गेन के लिए अगर उनको पावर में रहना है तो उनको जगमीत सिंह से मदद चाहिए, और जगमीत सिंह की मदद के लिए उनको बोलना पड़ेगा आतंकवादियों के प्लस में। और ये एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वो समझ नहीं रहे कि आज जस्टिन ट्रूडो इज प्लेइंग विद फायर। उनको यह समझ नहीं आ रहा कि आप जो रिलेशन खराब कर रहे हो भारत और कनाडा के, इससे नुकसान कनाडा को होगा। उन्होंने जो सो कॉल्ड क्रेडिबल एलिगेशन लगाई, जो 5 आई कंट्रीज हैं, जिसके अंदर यूएस भी है, कनाडा भी है, यूके भी है, आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, G7 नेटो कंट्री, किसी ने उनको बिलीव नहीं किया। उन्होंने कहा जब तक आप कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं देंगे हम नहीं मानने वाले, और वो उसके पास है नहीं। ये जो भी यहां पर हरकतें हो रही हैं, ये आईएसआई करा रहा है। आईएसआई ड्रग मनी के साथ काम करता है, और आईएसआई जो एक प्रकार से अगर आप देखें गैंग वार में हिस्सा दिला रहा है। अब सखदूल सिंह की भी हत्या होगी वहां पर, वो जो है बिश्नोई लॉरेंस ग्रुप ने कराई है। तो सच्चाई ये है कि जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है, इसके अंदर कहीं ना कहीं गैंग वार इन्वॉल्व है। भारत का इसके अंदर कोई लेना देना है नहीं, मगर ये सच्चाई है जो आईएसआई है वो बड़े जोरों से वहां पर पैसा इकट्ठा करके खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ा रही है, ड्रग का पैसे से कर रही है, और ये हमें एक चिंता का विषय, इसका ध्यान देना है। और इसकी जो तारे हैं पंजाब के साथ लगी हुई हैं, हमें समझना चाहिए। इसीलिए ये जो जीएस पन्नून का अभी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अभी अपने काबू में किया, और ऐसे और भी हैं। वो जो तबका जो जाके कनाडा के अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट फैला रहा है, उनकी सारों की प्रॉपर्टी जो है जब्त होनी चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि ये जो K2 ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर, आईएसआई, खालिस्तान प्लस कश्मीर, वो फिर एक्टिवेट हो गया है। ड्रोन की मदद से वो हथियार भेज रहा है, पंजाब के अंदर ड्रग भेज रहे हैं। तो हमें बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है विशाल। बिल्कुल, देखिए अश्वनी श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं कि बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि आईएसआई का बहुत बड़ा रोल है कनाडा की धरती पर जिस तरह से खालिस्तान का इस्तेमाल कर रही है। मैं अगला सवाल यहां पर हरजीत सिंह साहब से लेना चाहूंगा, शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भुल्लर साहब, क्या आपको यह लगता है कि जिस तरह से आज पन्नू की संपत्ति को जब्त किया गया, और भी जिनके तार खालिस्तानियों से जुड़े हैं, उन पर सरकार को इसी तरह का एक्शन लेना चाहिए, एनआईए को इसी तरह का एक्शन लेना चाहिए? ऐसा है विशाल पांडे जी, अगर ये एक्शन आज से 10 साल पहले हो गया होता, जहां जब ये सब कुछ शुरू हुआ तब कर लिए होते, तो आज ये सिचुएशन नहीं आती कि हम हर किसी को एक ही तकड़ी में तोड़ के देखते। आज अगर सिचुएशन ये पैदा हुई है
यही स्टेप पहले लेना चाहिए था। पन्नू कोई आज से तो एंटी नेशन नहीं बोल रहा है, वो तो बहुत दिनों से बोल रहा है, रेफरेंडम की बात करता है वो, लेकिन आज तक उसके ऊपर ऐसा कोई सख्त एक्शन हुआ नहीं। ये प्रॉपर्टी तो यही थी, सब कुछ यहां था, ये एक्शन पहले होने चाहिए थे, ये एक्शन लेट है। चलो लेट आए दुरुस्त आए, मेरा सवाल वहीं पे खड़ा है कि कनाडा को आर्थिक तौर के ऊपर पंजाब से 62,000 करोड़ रुपया गया है यहां से, जो बच्चों की फीस के तौर पे, बच्चों ने किराया दिया घर का, बच्चों ने ग्रॉसरी ली, जो यहां से माँ बाप ने पैसा दिया अपनी जमीनें बेच करके, अपना जो जमा पूंजी थी उसको लगा करके, मतलब बहुत बड़ा इकोनॉमिकल एक जो बेनिफिट है कनाडा को वो हिंदुस्तान से है, इसलिए वो हिंदुस्तान से बहुत बड़ा पंगा नहीं ले सकता क्योंकि उसको यहां से कमाई करनी है। मेरा सवाल वहीं पे खड़ा है कि जो स्टूडेंट वहां पे गए हैं, कल को वो स्टूडेंट वहां फंस जाएंगे जहां यहां आके जो आए हैं छुट्टी मनाने के लिए, जहां अपने माँ बाप को मिलने आए वो यहां फंस जाएंगे, उनका क्या बनेगा कल को फ्यूचर। जहां कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी यहां पे पीछे जमीन जायदादें हैं, जिनके अपने माँ बाप यहां पे रहते हैं, बुजुर्ग यहां पे रहते हैं, उनके रिश्तेदार यहां पे हैं, जो हर साल एक बहुत बड़ा जो इकोनॉमिकली जो था आकर के टूरिज्म करके जब पंजाब में आके पैसा खर्च के जाते थे और हिंदुस्तान में पैसा आता था, इकोनॉमिकली आर्थिक तौर पे हिंदुस्तान में मजबूत होता था। लेकिन वो जब एक अपना ब्रिज था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको हम लोग ब्रेक करने जा रहे हैं, क्योंकि सख्त आप एक्शन लीजिए, आप एक्शन उनके खिलाफ लीजिए जो एंटी नेशन काम कर रहे हैं, लेकिन सबके खिलाफ नहीं। मैं आपको छोटा सा दीपक जी बता देता हूं, मेरी अपनी ग्रैंड डॉटर 3 महीने की है, कैनेडियन पासपोर्ट है उसके पास, अभी वो पैदा हुई है 3 महीने पहले, लेकिन कल को अगर उसको इंडिया आना हो हमें मिलने के लिए वो नहीं आ सकती। तो मतलब ये दुख अकेला मेरा नहीं होगा, ये दुख बहुत सारे लोगों का है पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब में से मेजोरिटी लोग जो है कामा घाटा मारू, एक आप अगर हिस्ट्री देखेंगे तो बाबा गुरदित्त जी और सारे लोग जब गए थे पानी का जहाज लेकर, किश्ती लेकर के, तब से कनाडा के साहब मैं आरपी सिंह जी का जवाब लेता हूं, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं आरपी सिंह जी से मेरा एक ही गुजारिश है कि गुजारिश मेरी एक ही है कि कम से कम इस बात का ध्यान रखते हुए वो सरकार को ये इस चीज की अपील करें कि इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले उन लोगों के लिए सोच लें जो पंजाब की धरती से जुड़े हुए हैं, जिनके बहुत सारे परिवार उन शहीदों से जुड़े हुए हैं जिन्होंने बॉर्डर के ऊपर अपनी शहादत दी है। बहुत सारे परिवार वो हैं जिनका खून इस देश को आजादी दिलवाने के लिए बहा है। आरपी सिंह जी से मैं जवाब लेता हूं, जो पंजाबी हैं। बिल्कुल आरपी सिंह जी भुल्लर साहब कह रहे हैं कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं, जो भारतीय हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए सरकार को। नहीं, जो भारतीय वो तो आ ही सकते हैं, कोई रोक थोड़ा भारतीयों का आने में, तो सर कैनेडियन जो लोग हैं उनके ऊपर रोक है, भारतीयों को आने की तो रोक है, छूट है, क्योंकि यहाँ से भारतीय वहां पढ़ने गया बच्चा उसको आ सकता है, यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। तो जो कैनेडियन सिटीजन हो गए भारतीय, वो भी कैनेडियन हो गए। भुल्लर साहब एक सेकंड देखिए, आपकी बात मैंने पूरी रखी, फिलहाल आरपी सिंह जी की बात आने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आरपी सिंह जी उत्तर आपकी पूरी बात का उत्तर दे रहा हूँ। भुल्लर साहब, ये जो कैनेडियन सिटीजन है इनको वहां पर चिंता करनी थी ना, वहां की सरकार पर ये दबाव बनाए अपना, ये वहां की सरकार को बोले भैया आप किस रास्ते चल रहे हो, क्या कर रहे हो। और एक निवेदन मेरा आपसे भुल्लर साहब, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, सब आपके जो दर्शक देख रहे होंगे, एसजीपीसी को बोलो एक स्टेटमेंट तो इशू करे गुरपंत सिंह पन्नू के खिलाफ, एक स्टेटमेंट इशू करे खालिस्तान के विरोध में। गुरुद्वारा कमेटी हम सब सिखों की, मेरी भी नुमाइंदगी करती है, आपकी भी करती है, सब सिखों की नुमाइंदगी करती है। डटकर खड़े होकर एक स्टैंड तो ले एसजीपीसी, क्यों नहीं ले रही एसजीपीसी स्टैंड। वो जो बीच बीच का मामला, इसी कारण तो दिक्कत हो रही है। जब एसजीपीसी खुलकर कहेगी गुरपतवंत सिंह पन्नू हमारा पंथ का दोषी है, सिख नहीं है, कोई सिख इस प्रकार की बात नहीं कर सकता कि आप हिंदुओं को निकाल दो, आप किसकी बात कर रहे हो। वो सिख कैसे हो सकता है जो जाकर लिखेगा हिंदुस्तान मुर्दाबाद, कहीं पे जाकर किसी मंदिर के बाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद लिख देगा, जबकि साफ श्री गुरु नानक देव जी ने पहली बार किसी गुरु ग्रंथ में या किसी ग्रंथ में हिंदुस्तान शब्द लिखा गया तो श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गया, और साफ श्री गुरु नानक देव जी ने लिखा और बाबर के अत्याचार के खिलाफ लिखा। आज आप उसी हिंदुस्तान मुर्दाबाद वो लिखते हैं वहां जाकर खालिस्तानी। जरा डटकर खड़े हो, और मैं निवेदन करूंगा यहाँ पर भी और वहां पर भी, जिस दिन आप डटकर खड़े हो जाएंगे ये चीजें अपने आप ठीक है, रास्ते अपने आप निकल जाएंगे सब बातों के लिए। जी चलिए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र वशिष्ठ जी से अगला सवाल लेता हूं। वशिष्ठ साहब, जिस तरह से कनाडा अलग अलग कर लेंगे मेरी बात। भुल्लर साहब मैं आपके पास आगे आऊंगा। वीरेंद्र जी, जिस तरह से कनाडा ने
तमाम अपने अलाई देशों के साथ इस मुद्दे को उठाया। लेकिन आज भारत की विदेश नीति को अगर हम देखें तो किसी भी देश ने, चाहे वो G7 के सदस्य देश हों या नेटो के जो सदस्य देश हों या फिर जो 5 आइज की बात अभी दीपक बोहरा साहब ने बताई वो हो, कोई भी इस मामले में कनाडा की बात पर यकीन तब तक नहीं कर रहा जब तक कनाडा सबूत नहीं दे रहा है। तो क्या आपको लगता है कि यह बदले हुए भारत की एक अच्छी विदेश नीति का नतीजा है? विशाल जी, भारत की विदेश नीति पहले दिन से लेके आज तक एक ही है। आपको लग रहा होगा कि ये बदली हुई है, यही मेरे को क्वेश्चन मार्क है आपके। भारत की मजबूती, भारत की ताकत, भारत की क्षमता पहले दिन से जो थी वही आज है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। भारत कभी कमजोर ना था, ना है, ना होगा। ये आप लोग, फिर मैं कह रहा हूं कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ही संसार में सबसे पहले लड़ना, सबको मैसेज कह रहा था वेस्ट को कि ये समस्या पूरे विश्व की है। ये भारत ने ही कहा, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो या आज की सरकार हो या पहले की कभी की सरकारें रही हैं, सबने आतंकवाद के खिलाफ डट के लड़ाई लड़ी है। भारत के सैनिकों ने डट के लड़ाई लड़ी है और भारत के हर नागरिक आतंकवाद के खिलाफ है। जहां तक बात कोई भी कहे, सिख लोग हमारे भारत के साथ हैं, भारत के अंग हैं, भारत के लिए जीते मरते हैं। ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं है भारत के खिलाफ जब भी लड़ी गई है तो सिख कौम के लोगों ने अपना बलिदान देके भारत माता की रक्षा की है। और पूर्व की सरकारों ने, मेरी एक ही बात है जो आपको, आज की जो स्थिति हुई है उसमें हमें आज की हमारा जो महत्वपूर्ण विषय है, हमारे भारत के विद्यार्थी जो वहां गए हुए हैं, जिस प्रकार का जो माहौल बना हुआ है, हमें आज हर विवाद का समाधान संवाद से निकलता है। तो हमें संवाद अपने डिप्लोमेटिक स्टार्ट करके और उनको अपने नागरिकों की रक्षा करना और भारत के हर नागरिक की रक्षा करना भारत सरकार का काम है। और हर भारतीय भारत सरकार के साथ है। जी वीरेंद्र जी, एक सवाल मेरा यह है, क्योंकि भुल्लर साहब ने कहा कि जो कदम एनआईए आज उठा रहा है, जो सरकार कदम आज उठा रही है, पहले उठाने चाहिए थे। क्या आपको लगता है कि जब आपकी सरकार थी, क्या उस समय भी इस तरह के एक्शन लिए जाने चाहिए थे? जो मेरे को अपनी सरकार के टाइम का याद है, हमारे तो उस समय के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने कहा था, पन्नू तेरे में हिम्मत है तो इस आके दिखा तन्नू, मैं देखदा हूं। तो विशाल जी, कभी भी कांग्रेस की सरकार किसी भी आतंकवादी, किसी भी भारत विरोधी को बर्दाश्त नहीं करती है। जी, हमारी सरकारों ने भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति साझी है, ये कोई अलग नहीं होती है। भारत की रक्षा नीति और विदेश नीति पर देश इकट्ठा खड़ा रहता है, इसको आपको भी समझना है और सबको समझना है। आज इस विवाद से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके समाधान की बात मैं कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। आरपी सिंह, वीरेंद्र वशिष्ठ कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक संवाद होना चाहिए। 2014 से पहले कुछ नहीं था। वीरेंद्र जी, आपने जो सवाल उठाया मैं उसका जवाब आरपी सिंह जी से लेता हूं। आरपी सिंह जी, वीरेंद्र वशिष्ठ साहब ये कह रहे हैं कि संवाद होना चाहिए और इस समस्या का समाधान होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? पहले तो जी थोड़ी सी इतिहास की जानकारी देता हूँ। 1948 के अंदर कनाडा ने हमारे यहाँ कहा था कि कश्मीर के अंदर मर्दमशुमारी होनी चाहिए, वहां पर वोटिंग होनी चाहिए कि कश्मीर हिंदुस्तान के साथ रहना चाहता नहीं रहना चाहता। ये कनाडा की तब की पॉलिसी है। और जब नेहरू जी ने क्या कहा था, मैं उस पर नहीं जाना पड़ता क्योंकि इस पर फिर लंबी डिबेट हो जाएगी। या फिर जब 1985 के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, उस समय हम मांगते रहे, लोग हमको मिले नहीं वहां से। अब वो कौन सी डिप्लोमेसी थी, कैसी डिप्लोमेसी थी, जबकि जिन्होंने बम फोड़ा था वो लोग थे जो कि सूची दे दी गई थी कनाडा को, पर उसमें भी हमने अपने संबंध उनके साथ बना करके। ये पहली बार है कि कनाडा को शीशा दिखाया जा रहा है कि अगर आप आतंकियों का साथ दोगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और एक मैं चाहूंगा, कृपा करके मैं आपको भेज दूंगा, विशिष्ट आपको किताब भेज देना। इन्हीं के एक जीपीएस सिद्धू रॉ के अफसर थे, इन्हीं के समय के अफसर थे, वो श्रीमती इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी में भी थे। उन्होंने किस प्रकार आतंकवाद किस प्रकार भारत के अंदर हुआ, पंजाब के अंदर बिल्डरों का जन्म कैसे हुआ, यहाँ पूरा का पूरा खालिस्तान की मुल्क कैसे शुरू हुई, उसको विस्तृत जानकारी दी। और आज तक किसी ने भी कांग्रेस के नेता ने उनकी किताब को चैलेंज नहीं किया। और वह स्वर्ण सिंह जो कांग्रेस के पहले मंत्री थे, सरकार के विदेश मंत्री थे, उनके जवाई थे, उनके मतलब उनकी बेटियां उनके साथ ब्याही थी। आरपी सिंह जी, आपसे मेरा एक प्रश्न है जो आप बार-बार कह रहे हो कि भारत का सिख हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़ा है। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, आरपी सिंह जी की बात पूरी कीजिए, इसके बाद इनके बाद मैं आपके पास आऊंगा। अच्छी बात है, सच सुनने में शर्म आती है, मैं उसके कुछ ही कर सकता मदद।
परंतु जो सच है, पंजाब के अंदर जितना आतंकवाद हुआ वह कांग्रेस की देन है। आज ये जो पूरा आतंकवाद विदेश में दिख रहा है, ये कांग्रेस की देन है। हमने तो चीजें ठीक की है। जगजीत सिंह चौहान जो पहला आतंकी लीडर बना, जो खालिस्तान का सबसे पहला लीडर बना, वो भी इसलिए बना क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसी थी जिस तरह से छोड़कर खालिस्तान का झंडा, खालिस्तान का करेंसी, खालिस्तान का पासपोर्ट से शुरू किया। हमने उसको भारत लाकर उसको नलीफाई किया, उसको भारत हम लोग लेकर आए और भारत आकर और यहाँ पर खालसा राज पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा उसके बाद आकर। परंतु जो आज मूल मुद्दा है, क्या हम बातचीत किससे करें, जो कि एक वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशन है। भाई एलिगेशन के आधार पर अगर आप डिप्लोमेसी चलाना चाहते हैं तो आपको मालूम को अब भारत एलिगेशन के बेसिस के ऊपर डिप्लोमेसी नहीं चलाएगा। उनके पास सबूत हो, आपके पास हो तो आप दे दीजिए, उनके पास हो दो सबूत दे दीजिए। हाँ, भारत के हर नागरिक की चिंता करना भारत का काम है, भारत की सरकार उसकी चिंता करेगी। और ऑलरेडी जब जहां भारत के नागरिकों में दिक्कत हुई, भारत सरकार ने आगे बढ़कर चिंता करी है उनकी। जी वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं कांग्रेस की देन है, कई समस्या है इसमें, आरपी सिंह साहब ने बताया। विशाल जी, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आपने भी कहा कि जैसे कि वर्तमान स्थिति में ही सब कुछ है, क्या 2014 से पहले भारत सरकार अपने नागरिकों की रक्षा नहीं करती थी? क्या 2014 से पहले इस देश में अपने भारत के सम्मान की रक्षा नहीं की जाती थी? और आपके चैनल के और मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। आरपी सिंह साहब, देखिए मैं बोला नहीं था, फिर अगर ये कहेंगे तो नहीं वीरेंद्र जी, मैं उनको भी रोक रहा हूँ, आपकी बारी है फिलहाल। वीरेंद्र वशिष्ठ जी आप अपनी बात पूरी करिए, फिर आरपी सिंह जी से मैं जवाब लूंगा। तो जी देखिए, फिर मैं आपके विशाल जी बड़े प्यार से कह रहा हूं, भारत के लोग भारत मां की रक्षा के लिए हर हद तक जाने को तैयार है और भारत के नागरिकों ने भारत मां की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। कभी वो भारत का नागरिक पीछे नहीं रहता है। आज स्थिति हुई है उसमें भारत सरकार के साथ, क्योंकि भारत सरकार भारत की प्रतिनिधि है, तो भारत सरकार के साथ भारत का हर नागरिक खड़ा हुआ है। क्योंकि ये मेरा भी मानना है कि क्रेडिबल एलिगेशन कुछ नहीं होता, क्रेडिबल एविडेंस होता है। तो हमें इसलिए भारत सरकार जो भी भारत के डिप्लोमेट्स जो भी फैसला करेंगे, भारत सरकार जो भी फैसला करेगी विदेश नीति, क्योंकि अंतिम और पहला लक्ष्य भारत मां का सम्मान है, भारत मां की रक्षा है। तो उससे कोई समझौता भारत का कोई भी नागरिक कर नहीं सकता और भारत की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। और एक और जहां तक भुल्लर साहब का था, वो था जैसे अब इनकी पोती को आने का है, आपके पास लिस्ट है जो एंटी नेशनल हैं, उनको वीजा देना ना देना भारत सरकार के अधीन है। लेकिन वीरेंद्र जी, जो मैंने एमईए की प्रेस रिलीज को पढ़ा था और जब मैंने अरिंदम बागची साहब के बयान को सुना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से भारतीय राजनयिकों को सुरक्षा का संकट है ओटावा में और अन्य जो काउंसलर है, ऐसी स्थिति में वो कैसे वीजा सर्विसेज को अभी जारी रख सकते हैं? विशाल जी, इस पे आपके चैनल के माध्यम से मैं कनेडियन गवर्नमेंट को भी कहना चाहता हूं, हर भारतीय की रक्षा करना, हर भारतीय नागरिक की कनाडा के अंदर रक्षा करना, चाहे वो डिप्लोमेट है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे वो टूरिस्ट है, वो कनाडियन गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। ये एक विपक्ष की पार्टी के नाते बिल्कुल जल्दी में आरपी सिंह जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया लूंगा, फिर मैं दीपक बोरा साहब और अश्विनी श्रीवास्तव साहब के पास जाना चाहता हूं। आरपी सिंह जी, कनाडा अपने नागरिकों की सुरक्षा कर नहीं पा रहा, वहां पर गैंगवार होती है, वहां पर एक लंबी सूची भारत ने दी है, वहां पर जो आतंकी वहां पर है, एक गैंगस्टर की सूची है। आरपी सिंह जी, आपकी बात रोक लीजिए, बोलिए सर, आप बोल लीजिए। वो अपने यहाँ के लोगों की सुरक्षा आज तक नहीं कर पा रहे। क्या राष्ट्रीय मामले, क्या आरपी सिंह जी, क्या राष्ट्रीय मामलों में हम मिलकर नहीं चल सकते? मैं आपको पूरे नेशनल चैनल पे कह रहा हूं कि मैं जब से डिबेट चालू हुई है, मैंने कहा ये राष्ट्रीय समस्या है, राष्ट्रीय समस्या का हल हम सब मिलकर नहीं कर सकते। क्यों हम एक दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश करें? क्या मुझे नहीं लगता कोई किसी को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रीय समस्या का हल हम राष्ट्र की, मैंने तो कहा कि भैया कनाडा सरकार मिलकर लड़ेंगे सुरक्षा करने में। वीरेंद्र जी, आरपी सिंह जी की बारी, आरपी सिंह जी को बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं और लोगों के पास जाता हूं। आरपी सिंह जी एलिगेशन लगाते हैं, क्रेडिबल एलिगेशन की बात करते हैं, यही तो सारी समस्या है। तो आप बताइए, जो वहां पर डिप्लोमेट हो किस हालत में काम करें, वो तो कह रहे कि भैया हमको वापस ले जाओ,
क्योंकि अगर वो अपने घर से बाहर निकलते पोस्टर लगा दिया है, कल आपकी फोटो लगाकर पोस्टर लगा दिया जाए आपके मोहल्ले में। आरपी सिंह जी, मैं इसीलिए कनाडियन गवर्नमेंट को भी ये संदेश है कि हर भारतीय भारत के साथ है। विरोधी खड़े हो जाएंगे तो आपकी जान माल की रक्षा करना तो सरकार का काम है, वहां की रक्षा करना, वहाँ जान माल की रक्षा करना वहाँ की सरकार का काम है। चलिए बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बीजेपी और कांग्रेस दोनों यहाँ पर कनाडा सरकार से यही कह रही है कि जो डिप्लोमेट है उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। दीपक वोरा साहब, आखिर जो वियना संधि है हर भारतीय की, बिल्कुल बिल्कुल जो वियना संधि है, दीपक वोरा साहब मैं आपसे सवाल ले रहा हूं, जो वियना संधि है उसके मुताबिक तो ये कनाडा सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे राजनयिकों की वो सुरक्षा करे, उनकी सुरक्षा की गारंटी ले। आखिर क्यों कनाडा सरकार इस तरह की भूमिका अदा कर रही है? क्योंकि आज जो हमारे पास कुछ आंकड़े आए हैं, वहां के जो सर्वे है उस सर्वे में काफी पिछड़ते नजर आ रहे हैं ट्रूडो। क्या आपको लगता है वोट बैंक की पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स और इसके अलावा अगर हम सोशल मीडिया पर देखें तो जिस तरह से G20 में दुनिया भर के नेताओं ने उनको कोई भाव नहीं दिया, क्या उससे भी उनकी जब आलोचना शुरू हुई कनाडा में तो उन सब के चलते अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को देखते हुए इस तरह के अनर्गल आरोप ट्रूडो की तरफ से लगाए जा रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। वो बौखला गए हैं, घबरा गए हैं, उनकी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी कोलैप्स कर रही है। एक चीज़ शायद वो समझ नहीं पा रहे कि कनाडा जो देश है वो ट्रूडो की पार्टी से बहुत बड़ा है। इसको हम अंग्रेजी में फॉस्टियन बार्गेन कहते हैं जो ये कर रहे हैं। फॉस्ट की कहानी ये है कि शैतान के साथ उन्होंने समझौता किया कि 5 साल के लिए मुझे सब कुछ दे, पैसा दे, घर दे, गाड़ियां दे, महिलाएं दे, और 5 साल के बाद मैं अपनी आत्मा आपको दे दूंगा। तो फिर नहीं, वो शैतान आएगा ट्रूडो साहब आपसे आपकी आत्मा मांगने। आप अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कनाडा के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। वियना कन्वेंशन में आपका उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आप रिसीविंग स्टेट हैं और सेंडिंग स्टेट के जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जिस तरह से हम करते हैं, आप प्रोटेक्शन दें। सर, अभी डिबेट में सुन रहा था, अब आगे क्या करना है आगे मैं आपको बता देता हूं। सर, अगर ट्रूडो साहब मेरी बात सुन रहे हैं और जरूर वो चैनल देखेंगे, उनके साथ अगर मैं उनका सलाहकार होता, उनसे कहता आपने कहा है कि भारत को एंगेज करना चाहिए हमारे साथ, बिल्कुल करेंगे। आइए हमारे पास, हमसे पूछिए आतंक से कैसे लड़ा जाता है। हमारे पास बहुत तजुर्बा है, हमारे पास जनरल सिवाज जैसे सुपुत्र हैं, सोल्जर्स हैं जो जानते हैं कैसे बिल्कुल दीपक जी, और डोजियर भी भारत ने सौंपा है समय समय पर। हमसे माफ, थैंक यू। और दूसरी चीज, आप हमसे चुपचाप से माफी मांगिए। अगर आप अपने मुंह पे कालक नहीं लगाना चाहते पब्लिकली तो चुपचाप से कहिए। हम दयालु लोग हैं, हम भूलेंगे नहीं, लेकिन आपको माफ कर देंगे। और तीसरी चीज, कुछ देर के लिए अपने मुंह पर अलीगढ़ का ताला लगा लीजिए, मत कहिए। लोग भूल जाएंगे समय के साथ साथ कि क्या हुआ है, और फिर हम अपने संबंध आपके साथ हल्के हल्के बढ़ाएं, क्योंकि आज उस मकाम पे दुनिया पहुंची है, दुनिया में उथल पुथल हो रही है। सर, हम बहुत शक्तिशाली हैं, हमारी डिप्लोमेसी टॉप पे है, हमारी सेना टॉप पे, हमारी आर्थिक व्यवस्था बढ़ती जा रही है, आपकी घटती जा रही है। तो इस समय आप हकीकत को समझिए, पुराने ख्यालों को भूल जाइए और अपना स्थान सही करिए। दीपक जी, क्योंकि देखिए आप बहुत सीनियर डिप्लोमेट रहे हैं, एक बात और हम आपके माध्यम से समझना चाहते हैं, हमारे पैनलिस्ट जो बैठे हैं उनके लिए भी हम जानना चाहते हैं, दर्शकों के लिए भी, कि जो 5 आइज हैं या फिर G7 है जैसा कि आपने बताया, या नेटो कंट्रीज है, कोई कनाडा कि इसमें बहुत हाँ में हाँ मिलाता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या ये सभी को पता है कि जस्टिन ट्रूडो अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते ये कदम उठा रहे हैं, या ये भारत की बदली हुई विदेश नीति या भारत के बदले हुए जो महत्व है फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये उसको देखते हुए ये देश इस तरह की बात कर रहे हैं? सर, $4 ट्रिलियन की मैं आर्थिक व्यवस्था हूं, कनाडा 2 ट्रिलियन की है। सारी दुनिया मेरे मार्केट को देख रही है, मुझसे दोस्ती करना चाहती है। चीन के साथ संबंध पूरी दुनिया के खराब हो गए। एक ही देश है जो चीन को रिप्लेस कर सकता है एज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो भारत है। हमारे पास वो क्षमता है, वो ह्यूमन रिसोर्स भारत के पास है। और एक चीज और सर, आज का जो कन्फिगरेशन है इंटरनेशनल, उसमें बहुत अहम भूमिका क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, वो है यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। आप जानते हैं अभी इनकी न्यूयॉर्क में मीटिंग हुई, कनाडा उसमें नहीं है। कनाडा बहुत बड़ा देश है, मानसिकता छोटी है। आप पहचानिए कि आप बहुत कि छोटे हैं और आपकी वो रोल नहीं है अब दुनिया में। फाइनली सर, 3 अफ्रीकी देशों में मैं विशेष सलाहकार हूं वहां की सरकार का, तीनों ने मुझसे कहा है कि मिस्टर एम्बेसडर आपने बहुत अच्छा किया कि आपने, उन्होंने एक शब्द स्वाहिली भाषा है जो मैं फ्लुएंटली बोलता हूं, कि आपने उजिंगा मुजुंगू को सबक सिखाया। इसका मतलब होता है वो बेवकूफ विदेशी फिरंगी जो घूमता रहता है और पता नहीं तरह तरह की बातें करता रहता है, बेवकूफ जो होता है, बुद्धि कमजोर होती है। बहुत अच्छा किया है आपने, पूरे विकासशील देश है, आप लोगों ने हमारा प्रतिनिधित्व किया और इन लोगों को कहा है अब दुनिया बदल चुकी है,
अब आप लोग दुनिया का जो डायरेक्शन है वो तय नहीं करेंगे, हम मिल के करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमने जो कदम लिया, बहुत ठोस कदम। बिल्कुल। मैं मेजर जनरल अश्वनी श्रीवास्तव साहब के पास अगला सवाल लेकर चलना चाहता हूं। श्रीवास्तव साहब, क्या कनाडा को यह उम्मीद रही होगी कि भारत इतना कड़ा रुख दिखाएगा, भारत उनके टॉप डिप्लोमेट को यहां से देश से बाहर निकाल देगा, या वीजा सर्विसेज पर रोक लगा देगा, या खुले तौर पर भारत कहेगा कनाडा आतंकवादियों का एक पनाह करने वाला देश बन गया? क्या कनाडा को इस बात की उम्मीद थी जब इस तरह के अनर्गल आरोप कनाडा की संसद में प्रधानमंत्री के द्वारा लगाए गए? बिल्कुल विशाल, मुझे नहीं लगता उसको सपने में भी सोचा था। उसने ये सोचा था भारत जैसे पहले था चुप रहेगा और डिफेंसिव हो जाएगा, मगर उसको समझ नहीं आ रहा कि भारत बदला हुआ भारत है। जैसे एम्बेसडर साहब बता रहे 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आने वाले समय में 3rd बनेंगे, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, G20 किया है, चंद्रयान 3 में लैंड करके साउथ पोल पे, साउथ पोल जो ग्लोबल साउथ के हम आज आवाज बन के उभरे हैं। भारत की बात सुनता है प्रधानमंत्री, एक डायनेमिक लीडर के तौर पे निकले, तो जस्टिन ट्रूडो को समझना चाहिए ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए अपने देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, जिसके कारण उनको भारत और अगर कनाडा के रिलेशन खराब होते हैं तो भारत को तो नुकसान होगा, पर कनाडा को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी अब कोल्ड स्टोरेज में चला जाएगा। उसके साथ साथ ये एक समझना चाहिए, अगर आप आतंकवादियों का साथ देंगे, आतंकवादी आपको ऐसे ही हो जाएंगे जैसे पाकिस्तान में हुआ था। जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी तो उसने बोला था पाकिस्तान में, अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे और ये समझेंगे कि आपके नेबर को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। आज वही पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रहा है। तो ये अब जो पॉलिसी ISI का फॉलो कर रहा है कनाडा, ये आतंकवादियों को श्रेय दे रहा है, आतंकवादियों की आवाज बन रहा है और यहाँ पर गैंग वार हो रहा है, तो उससे कल को नुकसान कनाडा को। बिल्कुल, और कनाडा को ये समझना चाहिए, देखिए इसका नुकसान कनाडा को जरूर होगा, क्योंकि कनाडा जिस तरह से खालिस्तानियों को शह दे रहा है, कहीं ना कहीं आगे चलकर बैकफायर जरूर होगा कनाडा को इसके लिए। लेकिन आरपी सिंह जी, सरकार का आगे का रोड मैप क्या है मौजूदा हालात को देखते हुए? देखिए विशाल जी, मैं चाहूंगा आधे सेकंड का एक मैं ऑडियो सुना रहा हूं, वीडियो दिखा नहीं सकता आपको, पर ऑडियो सुना रहा हूं, सुनिएगा जरूर। Your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. Pro-Khalistan Sikhs have always been loyal to Canada. ये पन्नू कह रहे हिंदुओं को लीव कनाडा, गो टू इंडिया। जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं, जो हिंदू कैनेडियन सिटीजन्स हैं, जो गुरु घर में विश्वास करते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब में विश्वास करते हैं, वहां पे गुरुद्वारा मत्था देखने जाते हैं, उनको कह रहे हैं कि गो बैक टू इंडिया। मुल्लर साहब, हम सबको खड़े होकर गुरु पतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ, आप SGPC से जथेदार अकाल तख्त साहब से, आप प्लीज, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, कृपा कर उसके खिलाफ आप हुक्मनामा जारी कराइए, ताकि सारी दुनिया के सिख समझे कि क्या है। आरपी सिंह जी, मेरा सवाल आपसे यही है, जिन हिंदुओं को धमकी कनाडा में मिल रही है, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए भारत सरकार का क्या कदम होगा? बिल्कुल, अगर किसी भी भारतीय पर कोई आंच आएगी तो उसको कनाडा को भुगतना पड़ेगा, और बहुत भयंकर रूप से भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब ये 1980 या 85 वाला भारत नहीं है, ये 2000 वाला भारत नहीं है, ये 26/11 वाला भारत नहीं है, ये 2023 वाला भारत है, जिसके लीडर प्रधानमंत्री मोदी जी है। और अगर कहीं पे भी किसी भी भारतीय पर कोई आंच आएगी तो उसका नुकसान कनाडा को भुगतना पड़ेगा। भारत के लोगों और भारत के सैनिकों को अपमानित कर रहे हैं इस प्रकार की बात करनी पड़ेगी, उनको कहना पड़ेगा गुरु पतवंत सिंह पन्नू सिख नहीं है, वह सिक्खी के विरोधी है, वह एक नकली सिख है जो कि सिक्खी के स्वरूप में। चलिए बिल्कुल, देखिए हमारे पास फिलहाल वक्त इतना ही, लेकिन अच्छी बात यह रही कि देश हित के मुद्दे पर यहां जितने पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं वो सभी एक सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए। फिलहाल आप सभी को बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप इस डिबेट में जुड़े।